क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स जो केवल हिंदुओं पर लगने वाला है? इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या हिंदुओं की 85% संपत्ति उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी? कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। क्या देश में पहले भी हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनी गई है? कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्यों लगाना चाहती है कांग्रेस हिंदुओं पर यह टैक्स? क्यों कांग्रेस हिंदू ओबीसी से उनका आरक्षण का हिस्सा छीनकर मुसलमानों को दे रही है? और क्या आपकी संपत्ति जो आपने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखी थी वो आप बचा पाओगे या सरकार उसे छीन लेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीते दिनों में एक मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और आज उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ऐसा क्या बोला प्रधानमंत्री ने? कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और मोदी जी के इस बयान के बाद पूरे राष्ट्र में बहस छिड़ गई और कांग्रेस ने अपनी ओर से इस पर सफाई देना प्रारंभ किया। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। प्रियंका जी ने अपने मां के मंगलसूत्र की बात कर दी। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो इस पर लोगों ने सोनिया जी के पुराने से पुराने फोटो निकाल कर पूछा, सोनिया जी ने तो कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं। पर चलिए, इस मुद्दे पर डिंपल भाभी भी कुछ बोली। आज जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को। और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्यों नहीं उनको एरोप्लेन उपलब्ध कराए? जब गवर्नर जी ने कहा था, मलिक जी ने, कि आप फौज को इधर से उधर ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, तब यह सरकार उनको एयरक्राफ्ट तक नहीं दे पाई थी। और हम सब भूल जाते हैं उनके बलिदान को। तो इस बार किसी को भूलना नहीं है। डिंपल भाभी ने क्या बोला कुछ ढंग से समझ में नहीं आया, पर यदि बात यही है तो समाजवादी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें कि कितने राम भक्तों की पत्नियों का मंगलसूत्र तुमने छीना है? क्या मैंने कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। या फिर कांग्रेस से यह पूछा जा सकता है कि जब बड़ा पेड़ गिरा था तो उसमें कितनी सिख महिलाओं के मंगलसूत्र हिले थे? कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। और इस प्रकार के प्रश्न हर पार्टी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे में इन सभी प्रश्नों का कोई बड़ा महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्दा ही दूसरा है। अब क्या मोदी जी फियर मॉन्गरिंग अर्थात लोगों को डरा रहे हैं और कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा? प्रियंका गांधी तो कुछ ऐसा ही कह रही हैं। सुनो। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। अपने इस स्पीच से पहले 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएगी और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा माइनॉरिटीज में। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में
उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अपनी स्पीच से पहले राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को हैदराबाद में कहा था कि कांग्रेस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएगी और उस सर्वे के बाद वेल्थ को जांचा जाएगा, एक्सरे किया जाएगा और फिर वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा माइनॉरिटीज में। अब जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस पर मोहर सैम पिट्रोडा ने भी लगा दी, कुछ ये सब बोलकर। But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a monopoly act in America also. We have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth. But to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. सैम पिट्रोडा ने इसे इनहेरिटेंस टैक्स का नाम दे दिया। क्या होता है ये टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स होता है जो उस समय लगता है जब कोई अपनी संपत्ति को किसी दूसरे के नाम अपनी मृत्यु के उपरांत करता है। ऐसा अक्सर आपने अपने घर परिवारों में देखा होगा कि दादा की मृत्यु पर पिता को उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी मिल गई। अभी क्या होता है, अभी तो पिता की पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को मिल जाती है, लेकिन यदि इस पर इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें तो पिता की प्रॉपर्टी का एक बड़ा भाग सरकार को चला जाएगा और बाकी का बचा हुआ भाग बच्चों में बंटा जाएगा। 1985 से पहले यह इनहेरिटेंस टैक्स भारत में 85% तक था। यानी अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया और वो 1 करोड़ रुपया वो अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो उसमें से 85 लाख सरकार ले लेगी और 15 लाख जो है उसके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में बटेगा 7.5 लाख। लेकिन अभी कांग्रेस कितना टैक्स लगाना चाहती है यह कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो कितना भी हो सकता है। पहले 85% तक हो चुका है, लेकिन ये जो टैक्स था इसे भारत से 1985 में हटा दिया गया था और विश्व के कई देशों में इस प्रकार के नियम अभी भी हैं। लेकिन भारत से ये टैक्स क्यों हटा, उसकी कहानी ना बड़ी ही रोचक है, जिसके बारे में डिटेल में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। पर कल ही इस विषय के ऊपर ना मोदी जी ने कुछ बोला है और इसलिए ही तो देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक फोकस करने वाली बात है वो ये है कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है ये मुस्लिम समाज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक सिविल केस है और मुसलमानों के सिविल मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं जिसमें सरकार का कोई से नहीं होता। अर्थात ये जो इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा ये हिंदुओं पर लगेगा, मुसलमानों पर नहीं। और मजेदार बात यह है कि हिंदुओं से लिया हुआ धन केवल हिंदुओं के काम नहीं आएगा, इसका सबसे अधिक बंटवारा जो होगा वो मुस्लिम समाज में ही होगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वही हैं। तो बेसिकली हिंदू अपनी हड्डियां गला गला कर पूरी आयु तक धन अर्जित करेगा और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संतान नहीं, कोई रोहिंग्या सम्मान निधि में उसका पैसा लग जाएगा। तो सिंपल से शब्दों में यही पूरा मामला है और यही प्रधानमंत्री ने बोला है। अब आप इसे फियर मॉन्गरिंग के रूप में देखते हो या इसे सही में थ्रेट के रूप में देखते हो या इस स्कीम का सपोर्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हो। हमारे यहाँ कमेंट ना डिलीट करने की परंपरा नहीं है, पर इस इनहेरिटेंस टैक्स का भारत में क्या इतिहास रहा है वो आगे देखते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ये सब बोल रही है या फिर चुनावों के भीतर ऐसी बातें होती हैं, परंतु इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि जो बोला जा रहा है वो होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। स्क्रीन पर जो आपको कानून दिख रहा है इसका नाम है स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953, जिसे 1985 में समाप्त कर दिया गया था।
क्यों समाप्त कर दिया गया था, यह आपको सदमा दे सकता है। यह टैक्स 1953 में नेहरू जी ने आरंभ किया था और कारण वही बताया था जो आज बताया जा रहा है, अमीर और गरीब के मध्य का अंतर समाप्त करना। क्योंकि 1953 में सरकार को लगा था कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और देश के अधिकांश लोग गरीब हैं। यह टैक्स देश के अमीर लोगों पर लगाया जाता था जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति उनके बच्चों के पास जा रही होती थी। ऐसा देश की गरीबी मिटाने के लिए किया जाता था। परंतु क्या ऐसा हुआ? 1956 में प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत के 65% लोग गरीब थे। 2005 में भी भारत के 55% लोग गरीब ही थे। इस बात का मतलब ये निकलता है कि 1985 में जब ये कानून खत्म हुआ तो भी भारत लगभग उतना ही गरीब था जितना 1956 में था। और इसे आप इस गरीबी के ग्राफ से भी देख सकते हैं। सरल शब्दों में, जिस कार्य के लिए कानून आया था वो रत्ती भर भी नहीं हुआ था इससे। तो क्या कर रहा था ये कानून? तो जी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समय ये स्टेट ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाता था और जैसे ही बच्चों को हिस्सा मिलता सरकार टैक्स काट लेती। यह टैक्स मूवेबल और इमूवेबल दोनों टाइप की संपत्तियों पर लगता था। यानी आपकी गाड़ी, घर, सोना, चांदी सब इसकी चपेट में थे, चाहे देश में हो या विदेश में। कितना लिया जाता था इस टैक्स को? 1 लाख से 20 लाख तक अलग अलग स्लैब थे। जिसके पास 20 लाख से अधिक की संपत्ति होती थी उसका 85% सरकार ले लेती थी। केवल 15% ही बच्चों तक पहुंचता था। और संपत्ति का आकलन व्यक्ति की मृत्यु के समय संपत्ति की जो वैल्यू होती थी उससे किया जाता था, न कि जब संपत्ति खरीदी गई थी। यह टैक्स पूरे भारत में लगता था, केवल कश्मीर को छोड़कर। आर्टिकल 370 तो आपको याद ही होगा। परंतु प्रश्न यह आता है कि ये कानून हटा कैसे? तो जी इस टैक्स को हटाने की कहानी में कुछ डेट्स हैं, उन्हें समझिए। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, पर वो अपने जीवन काल में ही यानी कि 2 मई 1984 को अपनी वसीयत पब्लिश करवा गई थी, यानी अपनी मृत्यु से लगभग 4 महीने पहले। अब उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी वसीयत पर यह टैक्स लगना था। उनकी वसीयत $1,75,000 की थी, यानी कि उस समय के 21.5 लाख रुपए और आज के 4.5 करोड़ रुपए। अब 20 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 85% टैक्स लगता था, यानी कि राजीव गांधी जी को अपनी मां की संपत्ति में से केवल 3.25 लाख रुपए मिलने थे। इस स्थिति को बदलने के लिए एक निर्णय लिया गया और 1985 में ये एक्ट जो था वो अबॉलिश कर दिया गया। परंतु वसीयत तो 2 मई 1984 और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु जो थी वो अक्टूबर 1984 की थी। तो इसका समाधान करने के लिए 1985 में अबॉलिश हुए इस एक्ट में जो डेट डाली गई थी वो 1 अप्रैल 1984 की, यानी कि इंदिरा गांधी जी की वसीयत से 1 महीने पहले की। आप सोचिए ऐसा क्यों किया गया होगा? वर्षों से लोगों की संपत्ति को हड़पने के पश्चात सरकार चला रहे लोगों को कदाचित अपनी बारी में लुटता ये पैसा चुभा होगा, मुझे ऐसा लगता है। परंतु इनहेरिटेंस के रूप में लिया जाने वाला यह टैक्स केवल एक अकेला टैक्स नहीं था। इस टैक्स से पहले एक वेल्थ टैक्स वसूल किया जाता था जो कि किसी इंडिविजुअल की नेट वर्थ पर लगता था और 2015 तक चलता रहा। यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस 2024 के चुनावों में जो घोषणा कर रही है ना उसे इंप्लीमेंट भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा उसने पहले भी किया है। पर क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को देने की तैयारी है, क्या इसमें भी कुछ सच है? क्या ऐसा हो सकता है? वो आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपको केवल ये लग रहा है कि आपके पूर्वजों की संपत्ति केवल इनहेरिटेंस का जो कानून जिसके बारे में अभी हमने बात की उससे लूटी जा रही थी या फिर भविष्य में ऐसा ही कानून लाकर लूटी जाएगी, तो आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में भी आपकी संपत्ति को लूटा जा रहा है वक्फ के द्वारा, कानून बनाकर, और आपको पता तक नहीं चल रहा। जिन्हें वक्फ के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि वक्फ एक इस्लामिक बोर्ड है और इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ की संपत्ति अल्लाह को समर्पित की जाती है। इसी कारण एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ की बना दी गई है वो सदैव वक्फ की रहती है, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। और इस तरह ये लोग पूरे भारत को धीरे धीरे कर निगल रहे हैं, जिसमें आपकी जमीनें भी आती हैं, और केवल जमीनें नहीं, आपके देवस्थान भी। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के एक संपूर्ण हिंदू गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया और लोगों को पता तक नहीं चला और यह प्रभावी भी हो गया। गांव का एक आदमी अपनी जमीन बेचने पहुंचा तो व्यक्ति को प्रशासन ने कहा कि आपकी भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि बेचनी है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए। व्यक्ति ने अपनी भूमि के कागज देखे तो वक्फ का वो भी नहीं था उसमें। तमिलनाडु में ही 1500 वर्ष पुराने यानी इस्लाम की उत्पत्ति से पूर्व के एक मंदिर को वक्फ की भूमि घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के एक गांव की 1600 एकड़ से अधिक की भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2022 में ही हरियाणा में एक गुरुद्वारे की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना स्वामित्व जमा लिया। बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने उसे मान भी लिया। नवंबर 2021 में सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को गुजरात के वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, यानी सरकारी संस्थाएं भी अब वक्फ हैं। दिसंबर 2021 में बेट द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी, जिसमें 8 छोटे छोटे द्वीप हैं,
उन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अधिकार घोषित कर दिया। औरंगाबाद में एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा था, अचानक से वक्फ बोर्ड का पत्र आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि ये रोड और भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि इसका पैसा किसी जमींदार को दिया गया तो वो अमान्य होगा। 2021 में 140 एकड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी पर वक्फ ने स्वामित्व दिखा दिया। इस भूमि का मूल्य 4200 करोड़ था और हैदराबाद में थी। यह सब इतने बड़े स्तर पर किया गया है कि केवल पश्चिमी बंगाल में वहां के वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ की धांधली की जांच चल रही है। 2022 में टाइम्स नाउ द्वारा की गई जांच में पता चला कि केवल जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक भूमि वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है पिछली सरकारों के द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा 2018 में जांच की गई और पाया गया कि केवल पुणे और परभणी में 1700 नई प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर पहुंच गई हैं। भारत जहां 80% के लगभग हिंदू जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या लगभग 15% है, वहां वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के पश्चात सबसे अधिक भूमि है। आप अब समझ सकते होंगे कि ये भूमि कैसे आई होगी। इस सब के पश्चात भी वक्फ बोर्ड वालों को कहना है कि देश में 17,000 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, जिस पर दूसरे लोग आधिपत्य स्थापित करके बैठे हैं। ये संवाद किसी और का नहीं, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का है। संसद में वक्फ बोर्ड अंबानी के घर को वक्फ की संपत्ति बताता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को भी वक्फ की संपत्ति कह चुका है और वक्फ बोर्ड ताजमहल को भी वक्फ घोषित कर चुका है। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के अनुसार इलाहाबाद न्यायालय वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, 77% दिल्ली का पूरा क्षेत्र और 42% हैदराबाद का क्षेत्र वक्फ जो है वो सब कुछ क्लेम कर चुका है। इस 77% दिल्ली में आपका घर नहीं आता होगा, कानूनन आपको पता तक नहीं होगा कि आपका घर भी वक्फ की संपत्ति हो सकता है। 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और 6 लाख एकड़ भूमि थी। आज वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। केवल 17 वर्षों में वक्फ ने अपने नाम पर जो भूमि है उसे 3,40,000 एकड़ से बढ़ा लिया। एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 तो केवल आपकी पैतृक संपत्ति आप तक नहीं पहुंचने दे रहा था, वक्फ आपके पैतृक संपत्ति के साथ साथ आपके मंदिर, आपके देश की भूमि को लूट रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि कानून ये कहता है कि संपत्ति के मालिक को पता तक ना चले। ये सब कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए जिस लूट की बात अभी हमने की है वक्फ के द्वारा, वो अचानक से नहीं हो गया है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। वक्फ इलीगल काम नहीं कर रहा है, वो लीगली आपको लूट रहा है। इसी कारण कानून समझना आवश्यक है। कानून की भाषा में वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लामिक कानून के अनुसार पवित्र मानते हुए मजहबी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाए उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का 3रा सेक्शन कहता है कि यदि शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई भूमि किसी मुस्लिम की है तो वह भूमि या संपत्ति वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। यानी वक्फ का केवल ये सोचना ही पर्याप्त है और ऐसी स्थिति में वक्फ वालों के विरुद्ध न्यायपालिका भी नहीं जा सकते आप, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा जिसे वक्फ के ही लोग चलाते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का सेक्शन 85 कहता है कि यदि आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को नहीं समझा पाए कि संपत्ति आपकी है तो संपत्ति आपको रिक्त करनी पड़ेगी और उसे वक्फ को दे दिया जाएगा। कानून छोड़िए, ह्यूमन लेवल पर यह काम कैसे किया जाता है उसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब्दुल और मनोज 2 लोग हैं, दोनों आसपास रहते हैं और दोनों के पास कुछ भूमि है, परंतु दोनों के पास भूमि की मैपिंग के रिकॉर्ड्स नहीं है। ऐसे में अब्दुल मनोज की भूमि को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, ये कहते हुए कि भूमि कब्रिस्तान की भूमि है, और स्वयं को उस भूमि का वक्फ ट्रस्टी घोषित कर देता है। बस इतना करके एक भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि बनाया जा सकता है और यह संभव है क्योंकि वक्फ किसी भी यूजर के द्वारा बनाया जा सकता है बिना कागज के। जैसे ही कोई अब्दुल किसी भूमि को वक्फ क्लेम करता है वैसे ही वक्फ बोर्ड भूमि की जांच के आदेश दे देता है और यदि उन्हें लगता है कि भूमि उनकी है, जो कि ऑलमोस्ट 100% केसेस में लगता है, तो भूमि वक्फ की बिना संपत्ति के मालिक को पता चले। 7 villages that are said to be dominated by the Hindu community are now being claimed by the Waqf board as their own land. But in fact, the villagers showed us land papers to claim that the land belongs to them for generations and not the Waqf board. ये सब काल्पनिक नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से दिल्ली में 200 हेक्टेयर के पार्क को एक कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास किया गया और ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज हैं। ये सब कानूनन है।
किसने बनाया कानून? 1947 में देश स्वाधीन हुआ, पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति भूमि पर पाकिस्तान की सरकार ने स्वामित्व स्थापित कर लिया। परंतु भारत में बड़े स्तर पर ऐसा नहीं हुआ। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनके पीछे छूटी हुई संपत्ति को नेहरू जी की सरकार के द्वारा भारत के वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1954 में नेहरू जी की सरकार वक्फ का कानून लेकर आई वक्फ की रक्षा के लिए। इससे हर राज्य का एक वक्फ बोर्ड बन गया और इसने वक्फ का केंद्रीकरण आरंभ कर दिया, यानी वक्फ बोर्ड सरकार का एक अंग बन गया 1954 में। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसी संस्था का काम था सारे राज्यों के वक्फ बोर्ड और उनके काम पर दृष्टि रखना। यह सब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा 1995 के पश्चात, जब वक्फ एक्ट 1995 आया। इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, केवल एक सर्वेक्षण के आधार पर, जिसे वक्फ के ही लोग कर रहे हैं। इस कानून के अनुसार विवादित भूमि जो है उसका सर्वेक्षण भी वक्फ करेगा, जिसके विरुद्ध आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट वो निर्णय करेगा। वक्फ बोर्ड को इस पूरे विवाद के बारे में आपको बताने तक की आवश्यकता नहीं है, और यदि वक्फ कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं तो सीधे हाई कोर्ट जाएं, जो कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। मेरे विचार से इनहेरिटेंस टैक्स जिसे लाने की बात कांग्रेस के लोगों द्वारा की जा रही है, वो भविष्य का डर है। वर्तमान में भी आपके बाप दादा की जमीन को इंच बाय इंच एक इस्लामिक संस्था खा रही है, जिसे कानूनी प्रश्रय कांग्रेस ने कानून बनाकर दिया और जिसकी समाप्ति आज उपद्रव खड़ा कर सकती है। परंतु कांग्रेस को आज चुनाव लड़ने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स जैसे विषय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वो आगे देखते हैं। ये इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस लगाएगी या नहीं, इसे समझने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो से करते हैं। यदि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ें तो उसमें बड़ी सारी ऐसी स्कीम है जिसमें लोगों को लुभाने के लिए और भारत को डुबाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और जब से इलेक्शन कैंपेन प्रारंभ हुआ है, तब से राहुल गांधी खटाखट गांधी बनते जा रहे हैं। हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। युवाओं के लिए एक खटाखट स्कीम है, युवा न्याय। इसके अंतर्गत जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें 1 वर्ष का अप्रेंटिस दिया जाएगा और बदले में 1 लाख रुपए वर्ष के उन युवाओं को दे दिए जाएंगे। भारत की जनसंख्या का 40% लोग जो है ना, वो यूथ की श्रेणी में आते हैं, यानी 56 करोड़ लोग। और इन 56 करोड़ लोगों में से 83% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब इन 46 करोड़ लोगों को 1 लाख वर्ष का खटाखट दिया जाएगा तो 46 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। भारत का 2023 का जो बजट था ना, वो 45 लाख करोड़ का था। उससे 1 लाख करोड़ रुपया अधिक केवल युवाओं को खटाखट दे दिया जाएगा। अब या तो ये मात्र वोट बटोरने के लिए स्कीम है और इस वादे को पूरा नहीं किया जाएगा, या फिर इस वादे को पूरा करने की इच्छा है तो उसके लिए धन चाहिए। वो कहां से आए? फिर हर गरीब घर की नारी को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खटाखट देने का वायदा भी कर दिया गया है नारी न्याय स्कीम के अंतर्गत। भारत में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन देती है। एक परिवार का एवरेज 5 लोगों का लगाएं तो 16 करोड़ परिवार हो जाएंगे, और हर परिवार में एक महिला तो 16 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी, यानी 16 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी 16 लाख करोड़ रुपए। अब इन 2 स्कीम्स में, यानी एक स्कीम में 46 लाख करोड़ और दूसरी स्कीम में 16 लाख करोड़, दोनों का टोटल होता है 62 लाख करोड़ रुपए केवल 2 स्कीम्स का। और 2023 का जो बजट था ना भारत का, वो मात्र 45 लाख करोड़ का था। और ये खटाखट न्याय केवल नारी और युवाओं को नहीं मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। और मैनिफेस्टो में लिख दिया गया है कि सभी 23 फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी दे दिया जाएगा। और जब पूछा गया कैसे दोगे, तो रिप्लाई कुछ ये था। I'm asking you, do you cover all 23 crops? Your answer was we could, but we might not. Then you yourself raised the possibility that the formula might not be C2 plus 50. 2 levels of uncertainty have suddenly crept in. बढ़िया बात इसमें यह है कि क्रिसिल ने एक आंकलन किया, जिसमें इन्होंने 23 में से 16 फसलों पर एमएसपी देने का बजट निकाला, जो कि 13 लाख करोड़ रुपए आया। 16 फसलों का 13 लाख करोड़ रुपए, तो 23 फसलों का सोचो कितना होगा। चलो इसे 13 लाख करोड़ ही मान लेते हैं, तो भी 3 स्कीम का टोटल जो है ना, वो 75 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। फिर श्रमिक न्याय भी दिया जाएगा, जिसमें मनरेगा वालों समेत बाकी सभी लेबर फोर्स को 400 रुपए प्रतिदिन देने की बात की गई है। और फिर जिसकी जितनी भागीदारी,
उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा देते हुए कास्ट लाइंस पर भी हिस्सेदारी तय कर दी गई है। अब इन सभी स्कीम्स को पूरा करने के लिए मिनिमम 100 लाख करोड़ रुपए तो चाहिए ही ना। तो 45 करोड़ के बजट में 100 लाख करोड़ का काम कैसे करेंगे? और इसमें रक्षा, एजुकेशन, मेडिकल इत्यादि इत्यादि जो एक्चुअल बजट होता है उसका तो कुछ जोड़ा ही नहीं गया। तो कांग्रेस को सब कुछ पूरा करने के लिए मोटा मोटा 150 लाख करोड़ का बजट चाहिए। मिलेगा कितना? 45 लाख करोड़ का। तो बाकी का अमाउंट कहां से आएगा? तो क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स उसी एक्स्ट्रा 100 करोड़ को जुटाने की तैयारी है क्या? आपसे आपके बच्चों के हिस्से जो प्रॉपर्टी आए उनसे वो प्रॉपर्टी छीन कर इस प्रकार से बांटने की तैयारी है क्या? पहले भी कांग्रेस 85% तक का इस प्रकार का टैक्स लगा चुकी है। तो अब क्या गारंटी है कि अब 85% इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाएगा? और वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अनरियलिस्टिक वादे कर दिए हैं। अब यहां पर ना कोई ये कह सकता है कि नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि ये जो धन है ये मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो उसके लिए ना आप कर्नाटका में जो हुआ है उसे देखिए। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों का वर्गीकरण करके उन्हें ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया है। और इसके बारे में ना प्रधानमंत्री ने लोगों को चेताया भी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? तो क्या कांग्रेस ऐसा पूरे देश में नहीं कर सकती? पर चलिए, अब यह भी जानना चाहिए कि यह पूरा मामला कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए और भारत के लिए। तो इसे ना आगे देखते हैं। भारत के लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना, फिर उस पर इनहेरिटेंस टैक्स लेना और फिर उसे मुसलमानों में बांटना, क्या ये संभव है? भारत के लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत के मुस्लिम पक्ष की संपत्ति या उनकी इनहेरिटेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ में कवर होती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे उनकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ में आती है। और इस कारण से इनहेरिटेंस लॉ यदि कांग्रेस लेकर भी आती है तो वो देश के बहुसंख्यक समाज या फिर सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस पर लगेगा, मुस्लिम समाज पर नहीं। यदि कांग्रेस द्वारा बनाए गए वक्फ जैसे कानून आपकी भूमि आपको बिना बताए छीन रहे हैं तो ये कार्य एक नया कानून बनाकर भी किया जा सकता है यदि चुनाव जीता जाए तो, क्योंकि इस देश में वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपीसमेंट की हर सीमा को लांघा गया है। एक समाज से मतपेटी भरवाने के लिए इस देश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिन्हित किए गए निर्णयों की टांग को टूटते देखा है। इसी वोट बैंक के कारण बम विस्फोट के मध्य असंख्य लोगों ने अपने समीपवर्ती लोगों के चीथड़ों को उड़ते देखा है। यही वोट बैंक उस राजनीति का कारक बना था जिसका दबाव राजनेताओं के शब्दों को हिंदू आतंकवाद की गिरावट तक ले गया था। और यही वोट बैंक था जिसके कारण आपके आराध्य देव इतने वर्षों तक गर्मी, धूल, बरसात और शीतलहर को झेलते हुए भवन को छोड़कर एक फटे हुए टेंट में रहने के लिए बाध्य थे। यही वोट बैंक आज कांग्रेस के लोगों को बाध्य कर रहा है इनहेरिटेंस टैक्स जैसे बयानों के लिए, और यह संभव भी है। और दुर्भाग्य से इससे बचने का केवल एक ही उत्तर है, दूसरा, इससे भी बड़ा वोट बैंक बनना। यदि आप मतदान के समय अपने शयन कक्ष में वातानुकूलित माहौल में औंधे लेटकर नेटफ्लिक्स पर गर्म दृश्यों का सुख भोगने में लगे हैं तो आपको यह याद रखना होगा कि कोई मतदान केंद्र पर उन लंबी लंबी पंक्तियों का सृजन कर रहा है जो कल आपकी संपत्ति आपके कानून के रूप में छीने जाने का कारण बन सकती है। यदि मतदान दिवस को छुट्टी मानकर आपने अपनी गाड़ी की टंकी को शिमला जाने के लिए ऊपर तक भर लिया है तो आप यह मानकर चलिए कि उसी गाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कोई ईवीएम पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ रहा है। इसे तोड़ना केवल आपके लिए संभव है। परिवार और पड़ोसियों के साथ वोट करिए, हमें सपोर्ट करिए पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्क्रीन पर भी आप चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो दिख रहा है उसे अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।